एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने बागीचे में ताज़ी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ पर उनका मंत्री करण आ जाता है। मंत्री, अगर हमारे बागीचे में ये फूल न होते तो इस बागीचे का कोई मतलब न होता। जी जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ महाराज की बड़ी पत्नी आ जाती है। क्या हुआ महारानी, आपका चांद जैसा मुखड़ा क्यों मुरझाया हुआ सा लग रहा है? महाराज, आप हमेशा अपनी प्रजा का ही ध्यान रखते हो। आपने ये कभी नहीं सोचा कि आपकी बड़ी महारानी भी महल में आपका इंतजार कर रही है। अरे नहीं महारानी साहिबा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। महाराज जी, आपको जब देखा तो आप अपने मंत्री के साथ ही गपशप करते रहते हो। आपको हमेशा अपने राज्य की चिंता लगी रहती है। मेरा तो कोई मोल नहीं है। नहीं नहीं पत्नी, मैं तो आपको चांद पर ले जाने का सोच रहा था, इसलिए मैं अपने मंत्री से इस बारे में बात कर रहा था। क्या सच महाराज? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ऐसा बोलकर बड़ी महारानी खुशी खुशी अपने महल के अंदर चली जाती है। राजा विक्रमादित्य अपने मंत्री को समझा ही रहे होते हैं कि राजा की दूसरी पत्नी फूलवती वहाँ आ जाती है। महाराज जी, रूपमाया बहुत खुश लग रही है। लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। लगता है आप मुझसे बहुत नाराज हो। नहीं पत्नी, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। आप हमारी सबसे छोटी रानी साहिबा हो ना? अच्छा, मुझे ये बताइए, रूपमाया को आप जन्नत में सैर करवाने लेकर जाने वाले हैं क्या, जो वो इतना खुशी खुशी यहाँ से गई है? नहीं महारानी, जन्नत तो हम आपको घुमाने लेकर जाएंगे। माया तो आपको दिखाने के लिए ऐसा खुश हो रही है। क्या सच महाराज? हम अभी तैयार होकर आते हैं। ये कहकर फूलवती भी खुश होकर महल के अंदर चली जाती है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना कि जन्नत के द्वार पर जाना असंभव है। मंत्री जी, अब हम क्या करें? ये तो हमारे मुंह से निकल गया। तभी वहाँ पर बड़ी महारानी रूपमाया का बेटा आ जाता है। पिताजी, आप इतने दुखी? अरे क्या बताऊं बेटा तुम्हें। ऐसा कहते हुए राजा अपने बेटे को सारी बात बताता है। पिताजी, इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हो? मेरे पास इसके लिए एक उपाय है, मगर हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, मंत्री जी हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। फिर मंत्री वहाँ से चला जाता है। पिताजी, मेरा मानना है कि इस मसले का हल मंत्री जी के पास जरूर होगा। माता श्री और छोटी माँ ने मिलकर योजना बनाई है। वो देखना चाहती हैं कि इस समस्या का हल मंत्री जी के पास है कि नहीं। अच्छा, तो ऐसी बात है, आप सब मिलकर मेरे मंत्री की परीक्षा लेना चाहते हो। मैं अपने मंत्री जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इस समाधान को जरूर ढूंढ लेंगे। फिर रूपमाया का बेटा वहाँ से चला जाता है और राजा मंत्री से कहते हैं, मंत्री, हमारे मुंह से जो भी निकला था अब उसे सत्य करना होगा। मैं तुम्हें सुबह तक का समय देता हूँ, तुम्हें इसका कोई न कोई समाधान निकालना होगा। ऐसा बोलकर राजा विक्रमादित्य अपने महल की ओर चले जाते हैं। अब मंत्री बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। अरे अब मैं क्या करूं? ना जाने राजा को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। ये तो रानियों को भी पता है कि जन्नत के द्वार पर जाना असंभव है, असंभव। ऐसा बोलकर मंत्री जी भी वहाँ से चले जाते हैं। वो लटका हुआ मुंह लेकर अपने घर पर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ जी, रोज तो आप खुशी होकर घर आते हैं, आज क्या हो गया ऐसा? अरे कमला पत्नी, ये राजा हर काम में मुझे आगे कर देता है। पता नहीं वो किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। मंत्री करण की पत्नी बहुत ही ज्यादा चतुर और सुंदर थी। अरे हुआ क्या है, आप मुझे खुलकर बताइए। हो सकता है जिस समस्या का हल आपके पास ना हो वो मेरे पास हो। फिर मंत्री महल की सारी बातें अपनी पत्नी कमला को बता देता है। पति जी, इतनी सी बात, मेरे पास एक योजना है। ऐसा बोलकर कमला पूरी योजना अपने पति को बता देती है। अरे वाह कमला, मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। मेरी सारी चिंताएं तुमने चुटकियों में दूर कर दी।
अब मैं सुबह जाकर उन दोनों रानियों को जन्नत के द्वार दिखाता हूँ। अगले दिन मंत्री करण खुशी खुशी राजमहल जाता है। क्या हुआ मंत्री जी, उस समस्या का तोड़ मिला आपको? महाराज, मिला तो है, मगर मैं चाहता हूँ कि दोनों रानियों के सामने मैं बताऊं। फिर दोनों महारानियां भी वहाँ आ जाती हैं। महाराज, हमने जन्नत के द्वार और चंद्रमा पर जाने के लिए एक विशेष पक्षी का इंतजाम किया है, जिस पे बैठकर दोनों महारानियां और आप जन्नत के द्वार पर जा सकते हैं। ठीक है मंत्री, तुम उस पक्षी को यहाँ लेकर आओ। हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा चमत्कारी पक्षी है। माफ कीजिए महाराज, मगर उस पक्षी को यहाँ लेकर आना असंभव है, असंभव। क्या मंत्री, असंभव क्यों? महाराज, उस पक्षी को वही लेकर आ सकता है जो कभी पानी ना पीता हो। अगर ऐसे ही कोई उसको हाथ लगाएगा तो वो जलकर राख हो जाएगा। अरे ये तो असंभव है, भला पानी पिए बिना कौन जिंदा रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है महारानी जी, बिल्कुल रह सकता है। महाराज, मुझे लगता है कि आपका मंत्री पागल हो गया है। इसे कोई अच्छे वैद्य को दिखाएं आप। इसको ये तक नहीं पता कि बिना पानी के जीवन कैसे चल सकता है। महारानी, उसी प्रकार जिस प्रकार एक जीवित प्राणी का जन्नत के द्वार पर जाना संभव है। अब महारानी जी समझ जाती है कि उनकी परीक्षा में मंत्री पूरा उतर चुका है। मंत्री जी, हम तो ये जानना चाहते थे कि आप क्या हर मुश्किल की समस्या निकाल सकते हैं, मगर आज आपने ये साबित कर दिया कि आपके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। अरे वाह मंत्री वाह, अगर आप जैसा मंत्री मेरे साथ हो तो एक राजा को भला किस बात का डर। आज आपने हमारा दिल बहुत खुश कर दिया। एक गांव में कुंदन नाम का एक लड़का रहता था। कुंदन बहुत गरीब था। जब वो केवल 17 बरस का था तो उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। आज तक कुंदन ने केवल दुख ही झेले थे। उसकी जिंदगी में हर समय उल्टा ही होता रहता था। उसके पिता के मरने के बाद गांव के एक सेठ चंदन लाल ने उससे कहा, कुंदन के बच्चे, तेरे बाप ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था। वो तो मुझे कर्ज दिए बिना ही ऊपर चला गया। तू बता कि मुझे कर्ज कैसे वापस करेगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको कैसे कर्ज लौटा पाऊंगा? ले दे के मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। उस झोपड़ी का मैं क्या करूँगा? अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो उम्र भर तुझे मेरे खेतों में काम करना होगा। तू सारी जिंदगी मेरे पास काम करेगा, इससे तेरा कर्जा उतर जाएगा और मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। कुंदन नादान था, इसलिए वो चंदन लाल सेठ की बात आसानी से मान लेता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। तो फिर क्या था, कुंदन सेठ के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर मजदूरी करने के बाद भी सेठ उसे रात का खाना देता था, और वो भी 2 सूखी रोटियां। ये ले, 2 रोटियां खा ले और सुबह उठकर जल्दी से काम पर लग जाना। मुझे सुबह सोते हुए दिखाई ना देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। यही नहीं, सेठ कुंदन को बहुत मारता था, लेकिन बेचारा कुंदन करता भी तो क्या, वो बहुत मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और कुंदन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन कुंदन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वो जल्दी से सेठ के खेतों की ओर भागता है। अरे बाप रे, आज बहुत देर हो गई, जल्दी से खेतों में जाता हूँ, इससे पहले कि सेठ आ जाए। वो जैसे ही खेतों में पहुँचता है तो वो देखता है कि सेठ हाथ में लाठी लिए कुंदन का इंतजार कर रहा था। सेठ को ऐसा देखकर कुंदन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए, उठने में जरा देरी हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अगर आज माफ कर दिया तो तू हमेशा ये गलती करता रहेगा। सजा तो तुझे मिलेगी। तू क्या चाहता है कि घर में तू आराम करे और खेतों में मैं काम करूं? रुक, अभी बताता हूँ मैं तुझे। ऐसा कहते हुए सेठ कुंदन को मारने लगता है। कुंदन हमेशा मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ के अलावा कोई भी उसका इस दुनिया में नहीं है। मगर आज कुंदन सेठ को जवाब देते हुए कहता है, बस कीजिए सेठ जी, और कितना पीटेंगे?
रात को आपने ही खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए मुझे घर लौटने में देरी हो गई और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? कुंदन का ये जवाब सुनकर सेठ बौखला जाता है। अरे वाह कुंदन, तो तू क्या कहता है कि गलती किसकी है? क्या मेरी? अरे तू तो अपने माँ बाप को ही खा गया। मेरे टुकड़ों पर पलकर तो मुझसे ही जुबान लड़ाता है। जा निकल जा मेरे खेतों से, जब भूखा मरेगा तो लौट कर आएगा मेरे पास। सेठ की ऐसी बातें सुनकर कुंदन रोने लगता है। ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ। वो खेत छोड़कर सीधा गांव से बाहर जाने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, मगर वो उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा, चाहे मुझे भूखा प्यासा ही क्यों न रहना पड़े। तभी कुंदन को पेड़ के नीचे एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु कुंदन की ओर खुश होकर देखते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। भूख प्यास से अब मेरा बहुत बुरा हाल है। फिर साधु कुंदन को कुछ खाने के लिए फल देता है। अच्छा बेटा, लाओ अपना हाथ दिखाओ। अरे वाह बेटे, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक राजा और महाराजाओं के हाथ में देखी हैं। बेटा तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। कुंदन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु बाबा? लगता है आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। साधु कुंदन की बात पर मुस्कुरा देता है। बेटा क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बाबा मैंने अपना जीवन गरीबी में गुजारा है। मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा और पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की भी ना हो। बेटा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातों पर विश्वास हो जाएगा। बेटा मेरे ख्याल से तुम्हें उत्तर की ओर जाना होगा। कुंदन आगे बढ़ जाता है। वो चलते चलते एक गांव के पास आता है कि तभी उसे हीरालाल नाम के आदमी की मिठाई की दुकान दिखाई देती है। हीरालाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बहुत प्यार से बात करता था। कुंदन को देखकर वो उससे कहता है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए? तुम यहाँ के तो नहीं लगते। जी मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कोई काम मिल सकता है? बदले में आप मुझे आज रात गुजारने के लिए थोड़ी सी जगह दे देना। अच्छा ठीक है, तुम ये खाली मिठाई के डब्बे संभालने में मेरी मदद करो। मैंने अपने निकम्मे बेटे राजू को कितनी बार बुलाया मगर वो मेरी मदद करने आया ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम आ गए। आओ बेटा आओ। कुंदन बड़े मन से हीरालाल की मदद करने लगता है। हीरालाल को भी कुंदन से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। रात होते ही हीरालाल कुंदन को अपने घर ले जाता है, जहाँ सिर्फ हीरालाल और उसका बेटा राजू रहते थे। राजू की माँ का बहुत पहले देहांत हो चुका था। अरे पिताजी, ये किस बेकारी को उठा कर ले आए हो? तमीज से बात करो राजू। ये कुंदन है, ये आज रात यही रहेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। तुम बताओ, तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पर? पता है आज कितना काम था। अरे पिताजी, मैं जरा व्यस्त था। हाँ मैं जानता हूँ कि तू कितना व्यस्त होगा। तू अपने दोस्तों के साथ ही फिर रहा होगा। अच्छा अब मैं खाना बना लेता हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया, मेरे लिए यही काफी है। आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। फिर कुंदन खाना बना लेता है। बेटा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, तुम भी हमारे साथ खाओ खाना। क्या मैं आपके साथ? हाँ बेटा तुम हमारे साथ खाओ। ये देखकर कुंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा क्या हुआ, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात की है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए हम मिलकर खाना खाते हैं। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है और राजू को भी उठा दीजिए। अरे वाह कुंदन, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया।
ऐसे तो बस मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ बेटा, तूने ये क्या सेठ सेठ लगा रखा है? मुझे चाचा कहकर बुलाया कर। हीरालाल की बात सुनकर कुंदन बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद राजा के सैनिक गांव में आते हैं। गांव के सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं। सुनो गांव वालों, राजकुमारी मैना अपने विवाह के लिए उचित वर ढूंढ रही है। जो भी गांव वाला उनकी एक खतरनाक शर्त पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी मैना से कर देगा और राज्य भी उसे सौंप दिया जाएगा। आप में से जो भी राजकुमारी मैना की शर्त को पूरा करना चाहते हैं, वो सुबह महल में पहुंच जाएं। सैनिक की ऐसे बातें सुनकर गांव में तो अफरा तफरी मच जाती है। कई नौजवान राजकुमार बनने के लिए राजकुमारी की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि उन्हें ये तक नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त क्या है। बताओ, अब सभी राजकुमारी की शर्त को पूरा करने का सपना देख रहे हैं। न जाने अब वो कौन शख्स होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। जब हीरालाल सुनता है तो वो भी अपने बेटे से कहता है, राजू, क्यों ना तो कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। है तो बहुत मुश्किल, मगर क्या पता कि राजकुमारी तुम्हें पसंद कर ले। ठीक है पिताजी, मैं कल चला जाऊंगा। क्या पता मैं राजकुमारी की शर्त पूरी कर दूं और राजकुमारी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। उनका मुझ जैसी खूबसूरत नौजवान पर फिदा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना पिताजी? बेटा, कोई ख्याली पुलाव पकाना तो तुमसे सीखे। कुंदन बेटा, तू भी कल राजू के साथ चला जाना। क्या पता तेरा भाग्य भी जाग उठे या फिर तुम्हें वहाँ कोई नौकरी ही मिल जाए। चाचा, मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है, मगर क्या पता मुझे वहाँ कोई नौकरी ही मिल जाए। अगली सुबह राजू कुंदन दोनों महल के लिए निकल जाते हैं। महल में महाराजा और राजकुमारी बैठे हुए थे। तभी राजकुमारी कहती है, आप सब मेरी बात गौर से सुनिए। जैसे कि मैंने कहा था, मेरी एक शर्त है और जो भी उसे पूरा करेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो क्या आप सब मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं? हाँ राजकुमारी, हम सब तैयार हैं। आप सभी ने तो जंगल के खूंखार शेर के बारे में सुना ही होगा। जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है उसे शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा, मगर एक बात का ध्यान रहे, उसे एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। आपको उसे इस तरह से हराना है और अपने बस में करना है जिससे वो खुद ब खुद आपके सामने घुटनों पर बैठ जाए। राजकुमारी की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, जिसमें राजू भी वहाँ से चला जाता है। जब शेर को सामने लाया जाता है तो इतना बड़ा शेर देखकर जो कुछ लोग बच जाते हैं वो भी वहाँ से भाग जाते हैं, मगर कुंदन वही खड़ा था। मेरे पास अब खोने को है ही क्या? मेरी सारी जिंदगी बहुत खराब निकली। भला कौन है जो मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा? इसलिए मैं एक बार ये शर्त पूरी करने की कोशिश जरूर करूँगा। क्या पता मेरा भाग्य सच में चमक जाए। अब कुंदन ही अकेला बच गया था। कुंदन को देखकर राजकुमारी चौंक जाती है। अरे तुम गए नहीं? लगता है तुम्हें अपने जीवन से कोई खास लगाव नहीं है। नहीं राजकुमारी जी, मुझे शेर से एक बार लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहाँ तक रही बात जीवन की, मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसलिए मुझे जीने की इच्छा हो। क्या वाकई में ही? तो जाओ शेर के पिंजरे में जाओ और आजमा लो अपनी तकदीर को। फिर कुंदन पिंजरे के अंदर चला जाता है। अंदर शेर गुस्से में कुंदन को देखकर दहाड़ रहा था। कुंदन पहले तो देखकर उसे डर जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं खोता। राजकुमारी की शर्त पूरी करने के लिए मुझे इससे लड़ने की जरूरत तो नहीं है। मैं इसे शांत भी करवा सकता हूँ और इसे घुटनों के बल ला सकता हूँ। तभी कुंदन देखता है कि शेर की चोट लगी हुई है, इसलिए वो शेर बहुत गुस्से में था। ये देखकर कुंदन सब कुछ समझ जाता है। अभी तक तो किसी ने शेर से लड़ाई नहीं की। लगता है ये शेर पालतू नहीं है, बल्कि ये जंगली शेर है जिसे पकड़कर यहाँ लाया गया है। तभी शेर गुस्से में कुंदन की ओर बढ़ता है, मगर कुंदन वहाँ से हट जाता है। शांत हो जाओ मेरे दोस्त,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और तुम एक जैसे हैं, मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। मगर कुंदन पर शेर फिर से हमला करता है। शांत हो जाओ मेरे दोस्त। कुंदन के ऐसा कहते ही शेर शांत हो जाता है। फिर कुंदन शेर के जख्म पर मरहम लगा देता है। ये नज़ारा देखकर महाराजा और शहजादी बहुत हैरान थे। बेटी, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त पूरी कर दी। अब तुम क्या करना चाहोगे? हाँ पिताजी, वो हिम्मत वाला और बुद्धिमान ही नहीं है, बल्कि ये मेरी तरह जानवरों के दर्द को भी समझता है। सिपाहियों, इसे शेर के पिंजरे से बाहर निकालो और शेर की मरहम पट्टी कर दो और शेर को उसके जंगल में वापस छोड़ दो। फिर राजकुमारी कुंदन से विवाह कर लेती है। ऐसे कुंदन की तकदीर बदल जाती है। बहुत समय पहले की बात है। नूरपुर गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। वहाँ एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, मगर वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। राजू के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। राजू कालू सेठ के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और सेठ कालू लकड़ी काटने के लिए राजू को पैसे देता था, जिससे राजू और उसके परिवार का जीवन व्यापन होता था। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे आज बहुत देर हो गई है। तुम आज बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन मोनू और चिंटी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं उनकी टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। तो राधा, दे आओ बच्चों के स्कूल की फीस। अजी, आप जो पगार लाते हैं उससे मुश्किल से तो घर चलता है। इतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का कैसे गुजारा करूं? अजी, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ कालू से तनख्वाह बढ़ाने की बात करें। दिन ब दिन खर्च बढ़ता चला जा रहा है। बाजार सब्जी लेने निकलो तो सब्जी के दाम आसमान को छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? तो ठीक है, मैं सेठ जी से आज ही पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर राजू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, सेठ कालू कोई ना कोई लुच्चा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर लेता है। और अगली बात तो ये कहकर मेरी पगार काट ली कि जो तुमने 200 लिया था उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार से 1000 रुपये काट रहा हूँ। हाँ रिया भाई, तुम ठीक कह रहे हो। सेठ कालू एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो काम पूरा लेता है और ऊपर से पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरी भी अगली बार सेठ कालू ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी गुड़िया बहुत बीमार थी, और सेठ कालू ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी आधी पगार काट ली। ऐ ऊपर वाले, इस बार सेठ कालू मेरी पूरी पगार दे दे, मुझे बच्चों की फीस भी भरनी है। फिर सभी लकड़हारे अपने काम को लग जाते हैं। काम करने के बाद वो सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमारी तनख्वाह हमें दे दीजिए। अरे भाइयों, देखो, मेरे पास तुम्हें तनख्वाह देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं। अभी माल बिका नहीं, सारा माल गोदाम में पड़ा है। 1-2 दिन में तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी। पर सेठ जी, हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा, हमें अपने घर के लिए राशन भी लाना है और बच्चों की फीस भी देनी है। अरे मैंने कहा तो है, 1-2 दिन रुक जाओ, तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर चले जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? राधा, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है 1-2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। इनके स्कूल की टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं राधा, सेठ जी कभी भी टाइम पर पैसे नहीं देते। अब तो हम इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। बस 1-2 दिन की बात है, हम देख लेंगे। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन के बाद कालू सेठ उन्हें पगार दे देता है। अरे हरिया, ये ले अपनी पगार। पर सेठ जी, ये तो 2000 हैं। मैंने इस महीने 3000 तक का काम किया है।
हाँ हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटा आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के 3,000 मिलेंगे, और मैंने 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। हाँ हाँ, मुझे ना समझा। ये 2,000 रख, अगर नहीं चाहिए तो जा कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे काका हरिया के पास उन पैसों को लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। काका हरिया चुपचाप पैसे रख लेता है। ये लो तुम्हारे 2,500 रुपए। मगर सेठ जी 2,500 क्यों? मेरे तो 3,000 बनते हैं। मैंने तो ना कोई छुट्टी की और ना ही आराम। मैंने अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ हाँ, समय पर तो किया है, लेकिन इस टाइम बाजार में लकड़ियों का दाम बहुत कम है, वजह से तुम्हें भी इस टाइम पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3,000 की हुई थी। मैं 2,500 में कैसे घर चलाऊंगा? मुझे अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। मुझे पूरी तनख्वाह दीजिए। 2,500 ही मिलेंगे। काम करना है तो कर, वरना कहीं और कोई काम ढूंढ ले। बेचारे राजू के पास भी उन पैसों को लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। अरे भाई, ये सेठ कालू एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और कहता है लकड़ियों के दाम कम हो गए हैं। देख लेना, किसी ना किसी दिन हम गरीबों की से जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया काका, ऐसा नहीं कहते। आखिर वो हमारे अन्नदाता हैं। उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे कहाँ का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। अरे पूरा महीना काम करके क्या मिलता है? सिर्फ ये 2,000। इससे घर कैसे चलेगा? इससे तो हम तरक्की नहीं कर सकते। काका, हम क्या कर सकते हैं? लकड़ी काटने के सिवा हमें और कोई काम नहीं आता। अगर कोई कारोबार करना भी चाहे तो हमारे पास कहाँ इतने पैसे हैं कि हम कोई कारोबार कर सकते हैं। अब तो सेठ कालू ही हमारे अन्नदाता हैं। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने घर को लौट जाते हैं। जी आ गए आप। इस बार कितनी पगार लेकर आए हैं? राधा, इस बार सेठ जी ने सिर्फ 2,500 रुपए दिए हैं। बस सिर्फ 2,500? इसमें हम घर कैसे चलाएंगे? 1,000 रुपए तो बच्चों के स्कूल की फीस में ही निकल जाएंगे। घर का निजाम हम 1,500 में कैसे चलाएंगे? अब मैं क्या करूं राधा, हमें इन्हीं पैसों में गुजारा करना पड़ेगा। तुम ऐसा करना, पहले बच्चों की फीस भर दो, बाकी मैं देख लेता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से तो पूरे पैसे मांगे नहीं गए आपसे। मैंने सेठ जी से कहा था, मगर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि लेने हैं तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। सेठ जी का काम करने के बाद मैं किसी दूसरी जगह पर काम किया करूँगा। मैं आज ही सेठ जी का काम करने के बाद किसी दूसरी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर राजू काम पर चला जाता है। जैसा कि राजू ने कहा था, वो सेठ के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। राजू जगह जगह जाकर काम ढूंढता है। वो बहुत सी दुकानों पर जाता है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। अंत में राजू थक हार कर वापिस जाने लगता है। वो सामने देखता है, एक भैंसों का झुंड उसकी ओर आ रहा था। राजू ये देखकर बहुत डर जाता है। वो इधर उधर देखता है। राजू को एक गुफा दिखती है। वो उस गुफा में जाकर छुप जाता है। ए ऊपर वाले, आज तो मैं बच गया। अगर मैं ना देखता तो मैं इनके नीचे कुचला जाता, परंतु ये मैं कहाँ आ गया। राजू ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर गुफा में पड़ी हुई एक टोकरी पर जाती है। वो टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है और ये टोकरी किसकी पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ। ये टोकरी घर में सामान रखने के काम आएगी। राजू जैसे ही टोकरी को हाथ लगाता है तो गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। आवाज सुनकर राजू पीछे हट जाता है। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हो जाता है। तभी वो राजू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या करने आए हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। एक भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था, जिससे बचने के लिए मैं यहाँ आ गया। तभी मेरी नजर इस टोकरी पर गई। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। राजू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर जिस पे पड़ जाती है, मैं उसका सारा एहतसाब अपनी आंखों में देख सकता हूँ। आप कौन हैं और इस गुफा में क्या कर रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। आखिर आप हैं कौन? मैं एक साधु हूँ और मैं कई सालों से यहाँ की रक्षा कर रहा हूँ। मैं कई सालों से इस गुफा की रखवाली कर रहा हूँ और ये गुफा मेरे पूर्वजों की है
और इस गुफा में सिर्फ वही आ सकता है जिसका मन पवित्र हो। और अगर पवित्र होते तो इस गुफा में कभी नहीं आ सकते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए इस गुफा में आ सके और इस टोकरी को छू पाए। और तुमने इस टोकरी को छुआ है, ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं नहीं बाबा, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस इसे देख रहा था। डरो मत राजू, तुम इसे ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है। क्या जादुई टोकरी? हाँ राजू, ये वही टोकरी है। अब तुम इसके मालिक हो, पर जो चीज तुम इसमें एक बार डालोगे, तुम्हें वही बार बार इसमें वही डालनी होगी। और इसके अलावा और कोई चीज तुम इसमें नहीं डाल सकते। और अगर ऐसा तुमने किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी बात ये हमेशा याद रखना, और इसमें सिर्फ वही चीज डालना जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत हो। राजू वो टोकरी लेकर घर आ जाता है। राधा, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? पहले आप ये बताएं, आप काम की तलाश में गए थे, आपको कोई काम मिला क्या नहीं? राधा, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। ये कोई साधारण टोकरी नहीं, बल्कि जादुई टोकरी है। राजू राधा को सारी बात बताता है जो घटना उसके साथ घटी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि हमें इस टोकरी में कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ राधा, हमें कुछ सोचकर ही इसमें कुछ डालना होगा। राजू कुछ देर के लिए सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों की तरफ जाता है जो उसने राधा को रखने के लिए दी थी। राधा, तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक चंदन की लकड़ी दी थी, वो ले आओ। हाँ, दी तो थी। हाँ, तो तुम वो ले आओ। हम वही लकड़ी टोकरी में डालेंगे और उस लकड़ी से हम अपना व्यापार शुरू करेंगे। वो जैसे ही चंदन की लकड़ी टोकरी में डालते हैं तो वहाँ ढेर सारी लकड़ियाँ आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियाँ जमा हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे कई सारे पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ राधा, मैं कल सुबह इन लकड़ियों को बेच आऊंगा। इनको बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे बच्चों की फीस दे आना, और बाकी पैसे हम संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन राजू सेठ के यहाँ काम करने नहीं जाता, बल्कि वो उन लकड़ियों को लेकर शहर में जाता है। राजू ने उन लकड़ियों को बाजार के दाम से सस्ते दामों में बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी लकड़ियों को खरीदा। राजू पैसे लेकर घर वापस आ जाता है। देखो राधा, मुझे कितने सारे पैसे मिले। राजू को लकड़ियाँ बेचकर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। राधा, इन पैसों में से बच्चों की स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। अजी, अब तो आपके पास ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस सेठ कालू के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ राधा, मैं सेठ कालू के यहाँ काम करने नहीं जा रहा, बल्कि वहाँ के लकड़हारों को खुशखबरी देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ साथ वो सब भी कालू सेठ से बहुत परेशान थे। अगर मेरा भला हो रहा है तो मेरे साथ उनका भी भला होना चाहिए। वो सब ईमानदार लकड़हारे हैं, वो सब मेहनत से काम करते हैं, मगर सेठ कालू ने कभी उनको मेहनत के पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है उन सबको अपने काम में शामिल कर लेता हूँ। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सब मिलकर काम करेंगे तो हम बहुत ही जल्द तरक्की हासिल कर